हेलो। तो आज अपन बात करते हैं लास्ट पार्ट की। सॉल्यूशन वाले चैप्टर का अपना लास्ट पार्ट अपने सब निकाल लिया था। अपने देखो शुरुआत में अपन ने वाष्पदाब पढ़ा है ना। उसके बाद वाष्पदाब के बाद अपन ने वाष्पदाब की ताप पे निर्भरता पढ़ी। ताप पे निर्भरता के बाद अपन ने राउल्ट नियम पढ़ा। राउल्ट नियम के बाद अपन ने राउल्ट नियम के अनुप्रयोग पढ़े है ना। उसके बाद अपन ने पढ़े अणुसंख्या गुणधर्म है ना। अणुसंख्या गुणधर्म अपन ने पढ़ लिए। उसके बाद अपन ने असामान्य अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ लिए। वांट ऑफ गुणांक पढ़ लिया। वांट ऑफ गुणांक पढ़ लिया है ना। अपन ने वांट ऑफ गुणांक पढ़ लिया। अपन ने RLVP पढ़ लिया। अपन ने डेल्टा TC पढ़ लिया। अपन ने TB है ना। डेल्टा TF पढ़ लिया अपन ने है ना। और अपन अब पढ़ेंगे अपन लास्ट अणुसंख्या गुणधर्म परासरण दाब। कौन सा? परासरण दाब। देखो परासरण दाब, पहली बात तो परासरण क्या होता है? परासरण विसरण का ही एक विशिष्ट प्रकार है। क्या है? विसरण का ही एक प्रकार है। विसरण में क्या होता है कि जो विलयन के कण हैं, जो भी द्रव के कण हैं, विसरण में क्या होता है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता के हो जाते हैं, यानी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है परासरण में? ये है एक विसरणी। इसमें भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ही फ्लो होता है। लेकिन होता किसका है? सिर्फ विलायक का। किसका? विलायक का। यानी विलायक के कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना किससे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM। ये किसकी बनी होती है? ये देख एगार एगार की बनी हो सकती है। एगार एगार है ना। एगार एगार की बनी हो सकती है। और एक और चीज़ होती है, मुझे बताना वो कौन सी चीज़ है जिसकी ये बनी हो सकती है? क्या? अर्धपारगम्य झिल्ली है ना। तो जो अर्धपारगम्य झिल्ली से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन फ्लो ऑफ ओनली विलायक। किसका? ओनली सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का फ्लो होना चाहिए ओनली। ठीक है। अगर ओनली सॉल्वेंट फ्लो हो रहा है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन तो वो परासरण है। ठीक है। अब फ्लो हो रहा है। ठीक है। कैसे होता है फ्लो? अपन देखते हैं कि ये मान लो अपन ने इधर, अब देखो ये अपने बीच में लगा दी अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इधर भी विलायक बना है, इधर भी विलायक बना है। अब देखो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन। अब मान लो शुरुआत में इनकी कंसंट्रेशन बराबर है। ठीक है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या करते हैं, अपन एक तरफ लेते हैं तनु विलयन। तनु विलयन। अब तनु विलयन क्या होता है? तनु विलयन होता है पतला, पतला होता है। तनु का मतलब होता है जितनी उसमें कम से कम विलय हो, मतलब विलय है वो कम से कम है, मिनिमम। और इधर ले लिया अपन ने सांद्र विलयन। ठीक है। ठीक है। अब विलय सबसे कम है तो विलायक ज्यादा होगा, इसमें विलायक ज्यादा होगा। और इसमें विलय ज्यादा है तो विलायक कम होगा। विलायक कम है तो विलायक की हाई सांद्रता से लो सांद्रता की ओर जाना। विलायक के कण जा रहे हैं इधर, H2O जा रहा है इधर, इससे इधर ये H2O जा रहा है इधर। ठीक है। H2O का इधर से इधर जाना, ये क्या है? परासरण। परासरण तो अपन समझ गए, पर अपन को पढ़ना क्या है? परासरण दाब। ठीक है। अब कैसे देखते हैं, मान लो अगर इधर अपन एक पिस्टन लगा देते हैं, मूवेबल। ठीक है। ये अपन ने पिस्टन लगा दिया। अब पिस्टन लगा दिया। ठीक है। अब क्या होगा कि जब इधर से विलायक के कण इधर आएंगे तो ये पिस्टन ऊपर जाएगा। ठीक है। पिस्टन ऊपर जाएगा, फिक्स है। लेकिन अगर अपन ऊपर से P एक्सटर्नल लगा दें,
पी एक्सटर्नल लगा दिया अपन ने ऊपर से, मतलब बाहदाब लगा दिया। अब बाहदाब लगा दिया तो क्या होगा, अपन फोर्स लगाएंगे नीचे की तरफ, फोर्स अपन नीचे की तरफ लगाएंगे तो पिस्टन वापस आएगा, है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं कि पिस्टन को अपन इस जगह पे रोकना चाहते हैं फिक्स। मान लो अपन ने ये जगह फिक्स कर ली कि अपन को तो पिस्टन यहीं रोकना है। अब इधर लिक्विड आएगा, अपन को पता है लिक्विड होता है, लिक्विड वो कभी भी कंप्रेस्ड नहीं होता, कंप्रेस्ड नहीं होता। गैस कंप्रेस्ड हो जाती है, गैस होती है वो कंप्रेस्ड हो जाती है, कंप्रेस्ड करके ही तो सिलेंडर में भरते हैं अपन। लिक्विड कंप्रेस्ड नहीं होता, इसलिए तो वो हाइड्रोलिक सिस्टम बनाए, हाइड्रोलिक सिस्टम बनाए लिफ्ट उठाने वाला। क्यों? क्योंकि लिक्विड कंप्रेस्ड नहीं होता। एक तरफ से जिधर लिक्विड भरेंगे वो दूसरी तरफ वो लिक्विड कंप्रेस्ड नहीं होगा, उल्टा फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, है ना। तो अब क्या करते हैं, इसमें क्या होगा कि इधर से लिक्विड आएगा, फिक्स है क्योंकि परासरण तो हो रहा है ना। हाई परासरण की तो प्रकृति यही है कि मतलब हाई सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा ही, ठीक है। तो अब अपन ऊपर से पी एक्सटर्नल लगा के क्या करेंगे, लिक्विड को कंप्रेस करेंगे नहीं, अपन क्या करेंगे, परासरण होने की प्रक्रिया को रोक सकते हैं बस, ठीक है। अब अब अपन इतना प्रेशर लगाते हैं कि जो परासरण की प्रक्रिया है वो रुक जाए, मतलब बाहदाब है जब परासरण दाब के बराबर हो जाएगा तो परासरण होगा ही नहीं, परासरण रुक जाएगा, है ना। मतलब वह बाहदाब, मतलब वह परासरण दाब की परिभाषा क्या है, वह बाहदाब जिस पर परासरण का जो नेट फ्लो है, नेट फ्लो वो शून्य हो जाए या बंद हो जाए, वही परासरण दाब है। अब जो अपन ने वह बाहदाब जो मतलब अपन ने मेजर करके लगाया है ना, ये पी एक्सटर्नल, इसे कहते हैं परासरण दाब। क्योंकि दोनों दाब बराबर होंगे तभी तो नेट फ्लो बंद होगा, तो ये दाब बराबर होगा परासरण दाब के, ठीक है, ठीक है। तो मतलब जो पाई है परासरण दाब, अपन पाई से निरूपित करते हैं, परासरण दाब को किससे निरूपित करते हैं, पाई से, ठीक है। जो पाई है वो बराबर होता है पी एक्सटर्नल के, कब, जब नेट फ्लो जीरो हो, कब, जब नेट फ्लो जीरो हो। अगर अपन देखें, मानो अगर मान लो अगर अपन यहाँ पी एक्सटर्नल को परासरण दाब से और अधिक कर दें, मतलब परासरण दाब से और अधिक कर दें, और अधिक कर दिया तो क्या होगा, क्या होगा। अब अपन को पता है कि लिक्विड कंप्रेस्ड तो होगा नहीं, और अपन दाब बढ़ाए जा रहे हैं तो इधर के कण इधर जाएंगे। मतलब अब क्या हो रहा है, अगर अपन पी एक्सटर्नल को ज़्यादा करते जाएं पाई से, परासरण दाब से पी एक्सटर्नल को ज़्यादा करते जाएं तो जो विलायक के कण हैं वो किधर जाएंगे, हाई कंसंट्रेशन टू वो लो कंसंट्रेशन टू जाएंगे हाई कंसंट्रेशन में, मतलब सांद्र विलयन से जाएंगे तनु विलयन में। अब ये क्या हो गया, ये तो व्युत्क्रम परासरण हो गया, उल्टा परासरण हो गया, मतलब पी एक्सटर्नल ज्यादा हो गया पाई से तो व्युत्क्रम परासरण हो जाएगा, व्युत्क्रम परासरण होगा। अब ये कहाँ काम आता है व्युत्क्रम परासरण, अपन ने वो देखा है आरओ वाटर में क्या होता है कि आरओ वाटर में अपन खारा पानी डालते हैं, खारा मतलब जो भी लवणीय पानी होता है वो डालते हैं। अब लवणीय पानी में क्या है, विलेय मिले हुए हैं, क्या है, विलेय मिले हुए हैं। अब विलेय मिले हुए हैं तो उसमें कंसंट्रेशन लो होती है वाटर की एज कंपेयर शुद्ध जल के। तो शुद्ध जल होता है वो तो सबसे ज़्यादा तनु होता है, मतलब उसमें हाई कंसंट्रेशन होती है विलायक की, है ना। तो अब उसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो चैम्बर होते हैं, चैम्बर, और उसमें भी अर्धपारगम में झिल्ली लगी होती है वो, है ना, फिल्टर लगे होते हैं। इसमें क्या होता है जो
तो इसमें क्या करते हैं अपन, लाइट से क्या करते हैं, लाइट से प्रेशर डालते हैं लो कंसंट्रेशन वाले चैम्बर पर, मतलब जो ये खारा पानी वाला होता है चैम्बर, इस पे अपन एक्स्ट्रा प्रेशर लगाती है मशीन। इस पे क्या लगाती है, पी एक्सटर्नल को ज़्यादा कर देती है पाई से। तो क्या होगा, इधर इधर क्या है, तनु विलयन, शुद्ध जल। तो विलायक के कण इधर से इधर जाने लग जाते हैं। जाने तो इधर से इधर चाहिए प्राशन के कारण, लेकिन जानते ही इधर से इधर है क्योंकि अपन पी एक्सटर्नल को ज़्यादा कर देते हैं। तो व्युत्क्रम परासरण का रोल किस में होता है, आर ओ में। और आर ओ का ना मीनिंग यही होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। अपन आर ओ बोलते हैं ना, आर ओ का मतलब क्या होता है, रिवर्स, RIVER। स्पेलिंग क्या है बे, मतलब जो भी है, REVERC, रिवर्स ऑस्मोसिस, और रिवर्स ऑस्मोसिस ही आर होता है। ठीक है, तो आर की मीनिंग क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस, फुल फॉर्म। तो ठीक है, इतना अपन को समझ आया। अब अपन को इतना तो समझ आ गया कि कैसे करना है। अपन को ये भी समझ आ गया कि प्रासरण दाब क्या होता है, अपन को व्युत्क्रम प्रासरण भी समझ आ गया। तो अब अपन क्या करते हैं कि अपन अब देखते हैं कि मतलब प्रासरण दाब होता क्या है, फॉर्मूला कैसे व्युत्पत्त करें इसका। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं कि अब देखते हैं अपन, देखो मान लो अपन ने एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर में अपन ने ये फ्लास्क नुमा संरचना ले ली और इसके नीचे यहाँ अपन ने लगा दी ये जो बनाए हैं ये SPM का बना है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का बना हुआ बीकर है। अब इसमें ये क्या है, और इस हाइट तक अपन ने वाटर भर रखा है, क्या भर रखा है, वाटर, ठीक है, वाटर भर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये क्या है, विलियन, इसमें क्या है, शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक। अब शुद्ध विलायक ये क्या है, हाई कंसंट्रेशन, अपरासरण के क्या ना क्या होगा, इधर जाएगा लिक्विड, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, भरेगा, ये भरेगा, भरेगा, भरेगा और जाएगा। अपन को पता है कि परासरण दाब होता है, उसके कारण और जाएगा, और जाके जाता 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 मान लो इधर तक भर गया। इस हाइट से, जो जल की हाइट है उससे H हाइट तक भर गया ये, मतलब इसने इतना इतना, अब ये H हाइट तक भर गया। अब अपन परासरण दाब कैलकुलेट करें ऐसी चीज़ों में, तो जो परासरण दाब है, अब मान लो ये H हाइट तक भरा है ना, H हाइट तक। तो पहली बात तो ये अपन किसके लिए बात कर रहे हैं, आयतन के लिए, जल का आयतन होता है आयतन के लिए। और आयतन के लिए कौन सा घनत्व यूज करते हैं अपन, पृष्ठीय घनत्व, आयतन घनत्व कौन सा होता है, वो होता है रो। देखो सतह के लिए होता है सरफेस, सरफेस सरफेस के लिए होता है लैम्बडा, पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए होता है सिग्मा, है ना। और है ना, और आयतन घनत्व के लिए होता है रो। ये सब अपन लेते हैं, है ना, अलग अलग। तो आयतन के लिए रो, इसका क्या होगा, क्या बोलते हैं इसे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, मेरे को याद नहीं आ रहा है इसका नाम क्या है रो का, है ना। इसको रो को यूज लेते हैं अपन आयतन के लिए, क्षेत्रफल के लिए यूज लेते हैं सिग्मा को। ये एकांक आयतन का क्षेत्रफल, कुछ ऐसे ही बोलते हैं ना इनको, मेरे को याद नहीं आ रहा, है ना, रो बोलते हैं। तो ये जो इतनी इतनी एकांक क्षेत्रफल के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा वही तो परासरण दाब होगा, क्योंकि ये हाइट से इतना बढ़ा है, तो इतना लिक्विड कहीं भरा है, तो वो नीचे फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा,
फोर्स कितना लगाएगा, इसकी जो स्थितिज ऊर्जा या एनर्जी होती है वो क्या होती है, mgh, क्या होती है, mgh। और यहाँ पर जो इसका द्रव्यमान की जगह अपन क्या लेते हैं, घनत्व, घनत्व लेते हैं रो, तो इसको क्या लिखते हैं, रो जी एच। ये होती है ऊर्जा, ये ऊर्जा बोल दो, कार्य बोल दो, और ये इसको अपन प्रेशर भी बोल सकते हैं। ये क्या है, एकांक आयतन का, एकांक आयतन का क्या बोलते हैं पता नहीं, पर ये परासरण दाब का मतलब जो परासरण दाब है वो एक फोर्स ही तो लग रहा है, ये वाला फोर्स नीचे को एक बल ही तो है। दाब क्या है, बल प्रति एकांक आयतन पर लगा हुआ, लगाया गया बल ही दाब कहलाता है ना। तो ये क्या है, पाई बराबर एम जी एच होना चाहिए था, लेकिन रो क्यों लेते हैं, ये आयतन यूज ले रहे हैं इसलिए, तो इसका हो जाएगा रो जी एच। ये अपन उसमें भी पढ़ते हैं, वो फ्लूइड मैकेनिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना। तो पाई बराबर ऐसे कोई हाइट वाला क्वेश्चन आ जाए ना प्रश्न में, तो उसमें रो जी एच लगाना है अपन को, क्या लगाना है, रो जी एच, क्या लगाना है, रो जी एच, है ना। तो ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, मतलब साम्य अवस्था पर विलयन स्तंभ के कारण उत्पन्न द्रव स्थैतिक दाब है, ये क्या है, उत्पन्न द्रव स्थैतिक दाब, स्थैतिक दाब। जो द्रव स्थैतिक दाब होता है ना, वो हर लिक्विड लगाता है, हर लिक्विड लगाता है, कोई सा भी लिक्विड, और इसी द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है परासरण दाब, परासरण दाब, है ना। ये अपन के काम की चीज़ नहीं है अभी, काम की चीज़ है वांट हाफ के अनुसार, है ना। तो देखो वांट हाफ ने क्या कहा था, वांट हाफ है, वांट हाफ, वांट हाफ ने क्या किया, परासरण के लिए, परासरण दाब, दाब की निर्भरता बताई। जो परासरण दाब है वो निर्भर किस किस पर करता है, देखो अगर अपन मान लो इधर इधर इसकी सांद्रता को बढ़ाते जाएं, 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 तो परासरण दाब, परासरण भी ज़्यादा होगा, परासरण ज़्यादा होगा तो परासरण दाब भी ज़्यादा लगेगा सांद्रता बढ़ाने पर। तो परासरण दाब होता है वो क्वांट ऑफ के अनुसार सांद्रता के समानुपाती होता है। परासरण दाब है जो टेम्परेचर के भी समानुपाती होता है। क्यों, क्यों होता है परासरण ताप टेम्परेचर के समानुपाती, मैं क्या बता रहा हूँ, हर कोई भी दाब हो, अपन ने वाष्प दाब देखा, उस वो भी टेम्परेचर पर निर्भर करता है, हर दाब टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ताप बढ़ाने पर दाब बढ़ता है, ज़्यादातर केसों में ताप बढ़ाने पर दाब बढ़ता है, मैक्सिमम केसों में। तो पाई है जो समानुपाती होता है टेम्परेचर के, परासरण ताप। अब देखो इन दोनों की, दोनों समानुपाती है, मतलब पाई समानुपाती आ रहा है सी टी के, ठीक है। चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा एस सी टी। अब एस क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अगर आदर्श विलयन की बात कर रहे हैं अपन, आदर्श विलयन, आदर्श, आदर्श विलयन है, विलयन है तो एस बराबर आर रिडबर्ग कांस्टेंट ले लेंगे अपन, आदर्श गैसेज का जो विलयन होता है रिड उसके लिए, तो टी बराबर क्या आ जाएगा, सी आर टी, एस की जगह आर ले लिया अपन ने। अब सांद्रता बराबर क्या होता है, सांद्रता क्या होती है, सांद्रता, सांद्रता अपन देखो सांद्रता वही होती है, मोललता होती है, मोलरता होती है, सांद्रता यही तो होती है, और सांद्रता क्या होती है, मोललता होती है, मोलरता होती है, और इसको सांद्रता को लिखते क्या है, सी बराबर होता है एन बाई बी, ये फॉर्मूला होता है सांद्रता का, और यही फॉर्मूला अपन हर जगह लेते हैं। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता का होता है एन वाई बी, लीटर में, एम एल में ले तो एन इंटू 1000 बाई वी एम एल में, तो एन बाई बी तो है सांद्रता का, मोलरता भी सांद्रता है, मोललता भी सांद्रता है, नॉर्मलता भी सांद्रता है, तो सांद्रता का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई बी, ये याद रखने वाला चीज़ है, सांद्रता का फॉर्मूला क्या है, एन बाई बी। अब तो परासरण दाब पाई बराबर, परासरण दाब पाई, ये पाई है यार सब जगह, पाई बराबर अपन क्या लेंगे, एन आर टी अपॉन वी, ये है फॉर्मूला। अब वांट ऑफ गुणांक लगाना जरूरी है, वांट ऑफ गुणांक यूज लेना जरूरी है। तो वांट ऑफ गुणांक क्या होता है, ये क्या होगा, आई बराबर क्या होता है,
आई बराबर होगा कि ये प्रेक्षित मतलब ऑब्जर्व्ड, जो अपन ने देखा, ऑब्जर्व्ड बटे पाई थॉर्टिकल। अब चेंज क्या होगा, सिर्फ ये आयतन में चेंज नहीं होता है, ये टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, रिडवर कांस्टेंट नहीं होगा, चेंज ये होता है, चेंज सिर्फ ये होता है, मतलब आई पाई ऑब्जर्व्ड, मतलब ऑब्जर्व्ड आएगा बराबर आई थॉर्टिकल। थॉर्टिकल ये वाला फॉर्मूला आ गया, और इस वाले फॉर्मूले को अपन यहाँ रखें तो पाई ऑब्जर्व्ड या प्रेक्षित बराबर आएगा डायरेक्ट आई एन आर टी अपॉन वी। ठीक है, ये आ गया अपना परासरण दाब का फॉर्मूला विद अनुसंख्यक गुणधर्म। अब अपन को टेम्परेचर किस में लेना है, टेम्परेचर देखो केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, टेम्परेचर अपन कोशिश करें ना तो सबसे ज़्यादा अपन को केल्विन में लेना है, केल्विन में। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर की मानक यूनिट हमेशा केल्विन होती है। डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को अगर कहे तो लेना है अपन को, अगर वो क्वेश्चन में कह रहा है कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो अपन को डिग्री सेल्सियस में लेना है, अगर वो कहे ही नहीं तो अपन को हमेशा टेम्परेचर को मानना है केल्विन में। और केल्विन और डिग्री सेल्सियस में अंतर कितने का होता है, 273 का, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। ठीक है, ठीक है, तो अपन को हमेशा केल्विन में टेम्परेचर लेना है और यह याद रखना है। तो और आर की बात करते हैं, आर क्या है यहाँ पर, ये क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट। अब ये अलग अलग के लिए अलग अलग यूज होता है ना। अब देखो आर की वैल्यू कैसे लिखते हैं अपन, आर की वैल्यू बहुत सारी होती है, एक होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन मोल पर मोल, पर केल्विन पर मोल। ठीक है, या फिर है ना एटीएम में। अब एटीएम और बार में ज़्यादा अंतर नहीं होगा, 1 एटीएम बराबर 1.01 ऐसे कुछ बार होता है ना। बार भी, एटीएम भी प्रेशर की यूनिट है, टेम्परेचर वो दाब की यूनिट है, बार भी दाब की यूनिट है, पास्कल भी बार की दाब की यूनिट है, ये तीनों दाब की यूनिट है ना, है ना। तो अपन देखो, है ना, तो अपन बार में चेंज करते हैं ना, 0.0883 के लगभग आता है लीटर बार पर केल्विन पर मोल, या फिर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है इसको अपन इनको ना, इन दोनों वैल्यू को 1/12 लिख सकते हैं अपन। एक में 12 का भाग देंगे ना तब भी 0.08 वैल्यू ही आएगी, तो अपन को 1/12 यूज करना है। और अपन को परासरण दाब के लिए हमेशा परासरण दाब में आर की वैल्यू हमेशा यही पुट करनी है, ये दोनों 1/12 पुट करो, कुछ भी हो। अगर आंसर बार में दे रखा है, दाब है जो बार में दे रखा है तो बार लगा दो, और एटीएम में दे रखा है तो एटीएम लगा दो, 1/12 पुट कर दो, सीधी सी बात है। ठीक है, लेकिन और भी यूनिट होती है, और भी मान होते हैं। एक मान होता है 8.314, ये एक फिजिक्स में मेजर होता है, ज़्यादातर अपन को फिजिक्स में यूज लेते हैं इसको, फिजिक्स में यूज लेते हैं। तो फिजिक्स में देखो कार्य की यूनिट क्या होती है, जूल, इसकी यूनिट क्या है, जूल, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। लीटर बार को अपन ने सिर्फ जूल में चेंज किया है और उसके लिए ये वैल्यू आई है। केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स फिक्स है। अब देखो जूल को अर्ग में चेंज करते हैं तो एक जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग, है ना, 7 अर्ग होता है। तो इधर अर्ग में चेंज करते हैं तो 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, है ना। अब एक इसकी वैल्यू होती है अलग और ये होती है कैलोरी में। एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट होते हैं ना अपन ऊष्मागतिकी थर्मोडाइनमिक्स वाले, थर्मोडाइनमिक्स में आर की वैल्यू अपन लेते हैं हमेशा 2, क्या 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स।
अब ये सब कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये अपन फिजिक्स में यूज लेते हैं, ये अपन थर्मोडाइनमिक्स में यूज लेते हैं, क्योंकि कैलोरी ऊर्जा में आ जाते हैं ना, ऊर्जा में, ऊर्जा वाला आर की वैल्यू। ये अपन परासरण दाब में यूज लेते हैं, लीटर, एटीएम बार, एटीएम बार। तो ये चारों वैल्यू अपन को याद होनी चाहिए। मेनली देखो ये है, ये 1/12 लिख दो, है ना, ये 8.314 है, ये अपन को सबको याद होती है। और एक ये याद कर लो बस, 2 वाला। और ये कैलोरी केल्विन इनवर्स है, कैलोरी जूल लीटर एटीएम, इनमें चेंज है बस। और तो सब केल्विन मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स तो सेम है, ठीक है। इतना अपन को समझ आ गया। परासरण दाब का फॉर्मूला एक बार देख लो, पाई बराबर INRT/V, ठीक है। इतना अपन को अच्छे से समझ आ गया मुझे लगता है। अब अपन करते हैं आगे। तो देखो देखो एक बात है, ये एक सर ने एक नोट लिखा रखा है। नोट में क्या है, नोट का मतलब है कि जो सभी अणुसंख्यक गुणधर्म है ना, उनके द्वारा अपन अणुभार को निर्धारित कर सकते हैं, फिक्स है। देखो अपन ने RLVP पढ़ा था, उनमें भी I बराबर अपन ने क्या यूज लिया था, M, देखो N ऑब्जर्व्ड बटे N थॉर्टिकल, और उसमें क्या होता था, M थॉर्टिकल बटे M ऑब्जर्व्ड, मतलब सब में M अणुभार को निर्धारित कर सकते हैं अपन, है ना। परासरण दाब में भी अणुभार आता है, क्योंकि अपन परासरण दाब में भी I आ रहा है। तो जितने भी सभी अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं ना, जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, उनके द्वारा अपन अणुभार को निर्धारित कर सकते हैं आराम से। लेकिन परासरण दाब विधि द्वारा अणुभार मापन की सबसे सस्ती और सबसे उपयुक्त विधि है। सस्ती क्यों है, क्योंकि अपन से को सिर्फ अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत होती है और किसी चीज की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। और उपयुक्त क्यों है, क्योंकि इसके द्वारा अपन एक एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। इस विधि में किसका अनुभार मापन कर सकते हैं अपन, देखो इस विधि में अपन अनुभार मापित तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वो किसका करते हैं, प्रोटीन का। प्रोटीन, ये सब शर्करा है, एंजाइम ये भी शर्करा है, एंजाइम, पॉलीमर्स, है ना, पॉलीमर्स, इनका अपन क्या करते हैं, अणुभार निर्धारित करते हैं, अणुभार। अब देखो परासरण दाब द्वारा, अब इन सब के लिए आई की वैल्यू क्या होती है, ये सब विद्युत अनपघट्य है, ये टूटते थोड़ी हैं, ये इनके लिए आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखो पाई बराबर फॉर्मूला क्या है, अपन INRT/V, आई की वैल्यू 1 हो गई, तो पाई बराबर आ गया NRT/V। अब n बराबर अपन विलय के लिए कर रहे हैं ना, तो वे मोल तो सांद्रता में, देखो सांद्रता मोलरता में क्या होता है, n ऑफ सॉल्यूट बटे V ऑफ सॉल्यूशन, किसका, सॉल्यूशन, है ना, यही तो होती है सांद्रता का फॉर्मूला। तो ये सॉल्यूट के मोल हैं, तो इसमें अपन क्या लेंगे, y बराबर ये W ऑफ सॉल्यूट बटे M ऑफ सॉल्यूट इंटू V सॉल्यूशन का, और RT, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। इससे अपन आराम से निकाल लेंगे। इसमें से अपन को निकालना क्या है, M सॉल्यूट, तो M सॉल्यूट को बाहर ले आओ, फॉर्मूला बन जाएगा W/V/RT, और इधर पाई आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये जाएगा फॉर्मूला इनका। अब यहाँ से अपन M सॉल्यूट निकाल सकते हैं कि इसका अनुभार कितना है, आराम से उसका वेट कैलकुलेट करके। उसका वेट तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रोटीन का वेट इतनी, प्रोटीन अपन ने 10 ग्राम ले ली, फिर उसका परासरण दाब ये आया, उसका उस विलयन का आयतन ये है, रेडबर्ग कांस्टेंट अपन को यूज लेना है 0.083 या फिर 0.0821, किसमें, लीटर एटीएम, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये लेना है लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है ना। अब अपन आगे चलते हैं कि परासरण दाब। अब देखो मैं थोड़ी थ्योरेटिकल बातें हैं ये मैं बता देता हूँ। परासरण दाब के आधार पर विलयनों के प्रकार, है ना, थोड़ा जल्दी चलते हैं क्योंकि अपन को पूरा चैप्टर करना है आज। देखो विलयनों के प्रकार की बात करते हैं अपन परासरण दाब के आधार पर,
है ना, विलयन। पराश्रयण दाब के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक तो संपराशरी और एक होता है, एक होते हैं संपराशरी होता है ना, एक होता है, एक होता है अतिपराशरी और इसी को बोलते हैं अतिपराशरी को ही अपन, अतिपराशरी को अपन अति, अब कम पराशरी को क्या बोलते हैं, न्यून पराशरी, न्यून पराशरी, न्यून पराशरी। अब देखो संपराशरी विलयन, मान लो अपन ने दो विलयन लिए, एक विलयन ए, एक विलयन बी, ठीक है। इन दोनों को अपन, इन दोनों में इसमें पारगम झिल्ली, इस पारगम में झिल्ली लगा दी, इसके कण इधर जा रहे हैं, इसके कण इधर जा रहे हैं, इसके कण इधर जा रहे हैं, मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलायक के कण इसमें भी कम, अधिक सांद्रता से कम है। तो इसका परासरण दाब अपन ने पाई मेजर कर लिया, पाई ए, और इसका परासरण दाब मेजर कर लिया अपन ने, पाई बी, ठीक है। अब इन दोनों का परासरण दाब अगर बराबर आ जाए तो ये दोनों विलयन है संपराशरी विलयन। ये विलयन बिल्कुल अलग है, ये विलयन बिल्कुल अलग है, इसमें विलय कुछ है, इसमें विलय कुछ है, इसमें विलायक कुछ है, इसमें विलायक कुछ है, लेकिन कैलकुलेट करने पर इसका पाई ए और इसका पाई बी दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये दोनों विलयन हो जाएंगे संपराशरी विलयन, खत्म, ठीक है। अब संपराशरी विलयन का बराबर है दोनों का पाई, इसका पाई ए बराबर है, इसका पाई बी बराबर है, इस मतलब इसका आई वन होगा, इसके लिए आई वन होगा, इसमें विलय कुछ है तो इसकी आई भी बॉन्ड ऑफ गुणांक भी अलग ही आएगा, कुछ में इसमें NaCl मिल रखा है, इसमें मैंने Na2SO4 मिल रखा है, तो इसका तो 2 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, ऐसे इसका अलग है, इसका अलग है, तो I1 इसका अलग है, इसकी सांद्रता अलग है C1, है ना, लेकिन रेडबर्ग कांस्टेंट तो फिक्स है विलयन के लिए, है ना, और टेम्परेचर फिक्स है, अपन रूम टेम्परेचर पर काम कर रहे हैं, इसका I2 अलग है, इसका C2 अलग है, और R अलग, R और TC में ये दोनों तो एक दूसरे से कट जाएंगे, तो संपराशरी विलयनों के लिए I1 C1 बराबर I2 C2, तो इधर से अपन I1 बटे I2 बराबर C2 बटे C1 भी कर सकते हैं, इनका अनुपात निकाल सकते हैं संपराशरी विलयन के लिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और देखो इसमें C1 की जगह अपन मोल को लिख दें तो क्या होगा, देखो N/B N1/V1 बटे N2/V2, तो ये बराबर में ये चले जाएंगे ऊपर, तो ये आ जाएगा N1V2 बटे N2V2, ठीक है। ऐसे मतलब इसकी जगह अपन I1 N1V1 रख सकते हैं, ठीक है, ये भी रख सकते हैं। तो इस तरह देखो, इधर रखें अपन N1V1, तो इसका आ जाएगा N1V1 बराबर I2 N2V2, ये आ गए अपने, है ना, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अतिपराशरी, अब देखो दो संपराशरी विलयनों को मान लो, अब इन दोनों विलयनों को अपन, ये A था, ये B था, इन दोनों को अपन ने SPM वाले पात्र में रख दिया, तो क्या है, दोनों का परासरण दाब फिक्स है, कोई फ्लो नहीं होगा, कोई फ्लो नहीं होगा, संपराशरी विलयन है, कोई फ्लो नहीं होगा भाई, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अतिपराशरी विलयन। अतिपराश अपन ने देखो अतिपराशरी विलयन कौन सा होता है, अपन ने पाई ए मेजर किया, पाई बी मेजर किया, उसमें से पाई ए ज़्यादा है, तो ए किस स्थिति में, पाई ए की विलयन की स्थिति में ए है जो अतिपराशरी है। अब देखो ए है जो अतिपराशरी है, ठीक है, ए है जो अतिपराशरी है, लेकिन इसमें बी के संदर्भ में देखें तो बी का पराशरण दाब कम आ रहा है, तो बी क्या है, न्यून पराशरी, समझ आ रहा है। अगर अपन मेजर करते हैं और बी का पराशरण दाब ज़्यादा आता है ए से, पाई ए से, तो ए क्या होगा, न्यून पराशरण, न्यून को क्या बोलते हैं अपन, हाइपोस्मोटिक, हाइपो इसको बोलते हैं। देखो मैं इधर अगले पेज पर करता हूँ, इस देखो अतिपराशरी
अतिपराश्रयी मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब अपन ने पाई ए मेजर किया और पाई बी मेजर किया तो पाई ए ज़्यादा आ रहा है, अपन ए के सापेक्ष में देख रहे हैं पाई ए ज़्यादा आ रहा है, तो ए है, ए विलियन है, वो है हाइपरटोनिक। और इसमें बी क्या है, बी क्या है, ये दोनों एक ही जगह होते हैं भाई, एक ज़्यादा एक अति पराश्रयी है तो एक विलियन कम पराश्रयी होगा। बी क्या है यहाँ पर, बी है हाइपोटोनिक। हमेशा हाइपो का मतलब होता है नीचे, नीचे कम, ये मतलब होते हैं हाइपो का। हाइपर का मतलब ज़्यादा, हाइपर टेंशन ज़्यादा टेंशन, हाइपोटेंशन कम टेंशन। हाँ देखो हाइपोथैलेमस, देखो थैलेमस होता है, अपन ने वो पढ़ते हैं ना थैलेमस पार्ट, थैलेमस ब्रेन में थैलेमस, तो अपन पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस ज़्यादातर। तो देखो थैलेमस होता है उसके नीचे होता है हाइपोथैलेमस। और अपना ना ढंग से पढ़े ना तो हाइपरथैलेमस भी होता है। ये पढ़ी मतलब आगे पढ़ते हैं अपन, अभी अपने को सिर्फ थैलेमस पढ़ते, थैलेमस भी नहीं पढ़ते अपन, तो सिर्फ मेनली पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, प्यास केंद्र नियंत्रित करता है, अरे मैं क्या बता रहा हूँ, मतलब ये सब कुछ करता है, सेक्स कंट्रोल करता है, सेक्स कंट्रोल करता है ना, हाइपरटेंशन, मानसिक व्यवहार सब कुछ कंट्रोल करता है, ये बहुत चीज़ें है ना। तो हाइपो का मतलब हमेशा क्या होता है नीचे, ठीक है, इतना अपन को समझ आ गया हाइपो और हाइपर। अब देखो अब अगर दो विलियनों को अपन को देखिए, ए है जो हाइपरटेनिक है, बी क्या है हाइपोटोनिक है, ए और बी को रख दिया, तो अब परासरण ये एसपीएम से रख दिया, अब कहाँ जाएगा विलियन, अब कहाँ जाएगा, अब है ना हाइपो से हाइपर को जाएगा, क्या जाएगा हाइपो से हाइपो, जिधर का परासरण कम है, बी का परासरण कम है ना ए से, तो बी से ए की तरफ जाएंगे विलायक के कण, विलायक के नेट फ्लो किधर होगा, नेट फ्लो, नेट फ्लो होता है हाइपोटोनिक से, हाइपोटोनिक से, ये याद रखने वाली बात है, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक तक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तक, मतलब पाई बी, मतलब बी से जाएंगे विलायक के कण ए की तरफ। ये है मतलब अपन को, मतलब इस क्वेश्चन इनमें से बनने वाला क्वेश्चन है ना। तो ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि अपन ने परासरण दाब पढ़ लिया, पाई बराबर क्या आया अपना आई एन आर टी अपॉन वी आया, ठीक है, एन आर टी अपॉन वी आ गया, पाई बराबर है ना, पाई बराबर एन आर टी अपॉन वी आ गए। यदि यदि अब इसमें क्या है, इसमें अपन ने एक तो विलायक लिया है और एक ही विलय लिया है ना। अगर विलय ज़्यादा हो जाए, विलय ज़्यादा हो जाए, विलय दो हो गए मान लो, दो विलय ले लिए, दो विलय ले लिए, तो हर विलय का परासरण दाब है वो अलग अलग हो जाएगा। विलयन में दो अक्रियशील विलय हो, है ना, दो विलय ले लिए जो आपस में क्रिया ना करें, आपस में क्रिया ना करें, जो आपस में क्रिया नहीं कर रहे हैं, ऐसे दो विलय ले लिए, तो जो पाई रिजल्टेंट आएगा वो आएगा पाई वन प्लस पाई टू, क्या आएगा पाई टू, अरे टू लिखो पाई टू। अब इसमें देखो एक विलय के लिए उसका आई अलग आएगा आई वन, उसकी सांद्रता सी वन अलग होगी, आर टी फिक्स है ना, और एक दूसरे विलय के लिए आई वन उसका अलग होगा, सांद्रता उसकी अलग होगी और आर टी फिक्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विलायक तो एक ही लिया है अपन ने, विलायक तो एक ही लिया है और विलायक का आयतन भी फिक्स है, आयतन फिक्स है, विलय तो चेंज कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर सांद्रता को कैसे लिखेंगे, आई वन सांद्रता एन वन बटे वी फिक्स है आर टी प्लस आई टू एन टू बटे वी फिक्स है आर टी, तो यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, आई वन एन वन प्लस आई टू एन टू और आर टी अपॉन वी, आर टी अपॉन वी ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है।
अगर इनमें ये दोनों हैं जो विद्युत अनपघट्य हो, अगर ये जो दो विलेय अपन ने लिए हैं, दोनों विलेय विद्युत अनपघट्य है, विद्युत अनपघट्य है, जैसे सुक्रोज, प्रोटीन, ग्लूकोज, ये सब चीज़ हैं, तो आई बराबर इनके लिए क्या होता है 1 दोनों के लिए। तो पाई रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, विद्युत अनपघट्य, तो इसका भी 1 इसका भी 1, तो आएगा N1 प्लस N2 RT/V हो जाएगा ना, N1 प्लस N2 V, है ना, ये हो जाएगा। अब अगर अपन देखो, यदि अपन अगला देखो, अगला कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, यदि अक्रियशील पदार्थों से बने 2 विलयनों को मिश्रित कर दिया जाए। अगर देखो 2 विलयन मतलब